हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंपटीशन एग्जाम स्टडी पर। आज की क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में आ चुके हैं। आज के क्वेश्चन में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो ऑप्शन है हमारे। फर्स्ट ऑप्शन, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, या समय के साथ शनय शनय कम हो रही है, अध्यापक से बालक तक आती है। यानी कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो किसमें पाई जाती है, समस्त प्राणियों में, या एक उम्र विशेष के लोगों में, या समय के साथ शनय शनय कम हो रही है, या अध्यापक से बालक तक आती है। तो शिक्षा की जो ये प्रक्रिया है ये समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है। यानी कि बच्चों से जो अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए जो समय सबसे आदर्श प्रतीक्षा काल है वो कौन सा होता है। तो पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय को दिया गया समय, या प्रश्न का कठिनाई स्तर, या छात्र द्वारा पिछले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने में लगा समय, या प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध। यानी कि कौन सा सबसे आदर्श प्रतीक्षा काल होता है। तो सबसे आदर्श प्रतीक्षा काल होगा प्रश्न का कठिनाई स्तर, यानी कि जो जिस स्तर के प्रश्न बने होंगे वो आदर्श प्रतीक्षा काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। यानी कि केस स्टडी जो होती है वो प्रयुक्त किस चीज़ में होती है। तो प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, या पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, या सामाजिक सर्वेक्षण के लिए, या व्यक्तिगत अध्ययन के लिए। यानी कि केस स्टडी जो हम बनाते हैं तो वो किस अध्ययन के लिए बनाते हैं, प्रयोगात्मक के लिए, या पिछड़े बालकों के लिए, या सामाजिक सर्वेक्षण के लिए, या व्यक्तिगत अध्ययन के लिए। तो केस स्टडी में किसी एक व्यक्ति के अध्ययन किया जाता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं। इन सभी बातों को जो हम नोट करते हैं वो केस स्टडी में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत अध्ययन के लिए हम केस स्टडी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अवचेतन मन का अध्ययन किसमें किया जाता है, निरीक्षण के द्वारा, या बहिरंग विधियों द्वारा, या अंतरंग विधियों द्वारा, या मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा। यानी कि जब हम अवचेतन मन का अध्ययन करते हैं तो किस विधि का यूज करते हैं। तो बहिरंग विधियों, अंतरंग विधियों, या मनोविश्लेषणात्मक विधियों का कोई यूज नहीं होता। इसमें होगा निरीक्षण के द्वारा हम अवचेतन मन का अध्ययन करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हों तब हम अगर उन्हें किसी भी प्रकार का जो टीचिंग एड वगैरह यूज़ करते हैं चित्र के रूप में तो उसका क्या लाभ होगा। तो इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिलती है। यानी कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो अगर हम उसने चित्र दिखा दिया तो शिक्षक को क्या थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, या विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो जब हम चित्र दिखाते हैं तो सबसे पहले जब हम शिक्षण एड में के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे हम जो उन्हें समझाना चाह रहे हैं उसे समझ लें, है ना कि उनकी रुचि का, ना उनके मनोरंजन का ध्यान रखा जाता, ना ही शिक्षक अपने आराम का ध्यान रखता है उस समय। तो पढ़ाते समय सबसे पहला हमारा उद्देश्य रहता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। यानी कि बालक का जो शुरुआती सामाजिक विकास होगा उसमें सर्वाधिक
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन लेता है? अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव या घर का वातावरण, बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, यानी कि बालक का जो उनका एज ग्रुप है, उस वो जिस समूह में रहता है वो, और उनके प्रति क्या अभिवृत्ति है उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है, या संवेगात्मक सुरक्षा की अधिक आंशिक योग्यता इसमें योग देती है। तो बच्चा भी प्रारंभिक यानी कि शुरुआत कर रहा है, तो सबसे पहले वो अपने ही लिंग के माता पिता से ही लगाव रखेगा। अभी तो वो मित्र मंडली या घर के वातावरण को कुछ समझ नहीं पा रहा है, शुरुआत का ये समय है, तो वो अपने ही लिंग के माता या पिता से ज़्यादा लगाव रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों में यदि अंतः व्यक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए उनके लिए? तो यदि उनकी अंतर्वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक क्या करेगा? उनके मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करेगा, या फिर सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अन्य व्यक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें, या शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। यानी कि स्वतंत्र तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है ना, या उनके शारीरिक संगठन को ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो बालकों के व्यक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है। तो इसमें सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अन्य व्यक्तिक संबंधों की ओर भी प्रेरित करें। मानसिक विकास और सामाजिक विकास से कोई रिलेटेड नहीं है, ना ही शारीरिक संगठन का कोई ध्यान है। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट है इस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? यानी कि सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा गुण होता है? केंद्राभिमुख चिंतन या बहिर्मुख चिंतन, आदर्श सोच या वाक्य विन्यास संबंधी सोच। यानी कि किस चिंतन से, किस व्यक्तित्व के व्यवहार से बहिर्मुखी या आदर्श सोच या केंद्र विभक्ति किसका सृजनात्मकता से संबंध होता है? तो जब सृजन तो तभी कर पाएगा ना जब व्यक्ति बहिर्मुखी हो, यानी कि सभी से मिलना जुलना हो, अंतर्मुखी नहीं हो, तभी तो वो सामाजिकता का सृजनता आसानी से कर पाएगा। जो चीज़ उसे सिखाई जा रही है उसे सृजन कर सकेगा, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? यानी कि जब शिक्षण कर रहे हैं उसको अधिगम में कैसे हम बदल सकते हैं? परीक्षाओं का आयोजन करके, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके। रटने वाली प्रवृत्ति सबसे पहले गलत हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, सामने शिक्षण पर बल देना, यानी कि सामने जो शिक्षण दे रहे हैं उन पर बल दें। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर, यानी कि शिक्षण को अधिगम में कैसे बदलें? तो इसके लिए क्या परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए, या फिर रटने वाली प्रवृत्ति तो कट हो गया, रटने वाली कभी भी बच्चों सीडीपी में करेक्ट नहीं होता है। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन, सामने शिक्षण का बल देना या फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। जब हम बच्चों को शिक्षण अधिगम में बदल रहे हैं, उनका शिक्षण करा रहे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को हमें अपने केंद्र में रखना चाहिए, इस पर केंद्रित रहने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थी अभिलेख, नेक्स्ट समस्या परक सूची, फिर प्रक्षेपी परीक्षण, या सोशियोग्राम यानी कि समान आरेख। इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा, करेक्ट ऑप्शन समस्या परक सूची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना होगा? उनमें खेल के सर्वांगीण विकास होता है, बदलता है, या फिर उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, या विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए? खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों के पढ़ाई के साथ साथ खेल की भावना भी उसमें विकसित हो, तो उसके लिए उन्हें कैसे ट्रीट करें जो उनमें खेल की भावना विकसित हो? तो विद्यार्थियों के साथ खेलना करेक्ट हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना ये करेक्ट नहीं होगा। थर्ड है हमारा, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। जब हम विद्यार्थियों के साथ खेलेंगे तभी तो उनमें रुचि आएगी और तभी वो उनमें खेल की भावना विकसित हो सकेगी। देखकर ही सीखते हैं ना बच्चे। नेक्स्ट,
शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, ये कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? यानी कि जो शिक्षा है वो किसी विशेष स्थान पर ही प्रदान की जाती है, इस कथन का क्या अर्थ हो रहा है? शिक्षा का संकुचित अर्थ से या विस्तृत अर्थ से, शिक्षा का वास्तविक अर्थ से, या इनमें से कोई नहीं? जब किसी एक विशेष स्थान का नाम दे दिया ना, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? एक संकुचित अर्थ हो गया, शिक्षा का संकुचित अर्थ से। नेक्स्ट, इरफान खिलौने के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें तोड़ता है, आप क्या करेंगे? यानी कि पहले क्या बच्चे क्या करते हैं, जो उनके पास खेल के खिलौने होते हैं उनके पुर्जे खोलकर उनके सब जो पार्ट्स होते हैं उन्हें अलग कर देते हैं। तो इससे क्या समझ रहे हैं आप, और आप क्या करेंगे? इरफान को खिलौने के साथ कभी नहीं खेलने देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारा हमेशा नज़र रखेंगे। नेक्स्ट, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चे की जो प्रवृत्ति है उसे बढ़ा रहे हैं और उनकी रचनात्मक कार्य की, यानी कि किसी और तरफ उसे ढाल रहे हैं, रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या है? उसे ये समझाएंगे कि खिलौना कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। ये कुछ हमारे समझाने या उन्हें सिखाने के पर्पज से करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा ठीक होगा। उनकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसे प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है? यानी कि विकास के जो रूप होते हैं वो कौन सा इसमें नहीं है? शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, या फिर नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, या जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो जनसंख्या विकास और भूमि विकास से किसी भी विकास का कोई संबंध नहीं है, यानी कि विकास का संबंध तो बच्चे के विकास से होता है ना, तो यहाँ पर जनसंख्या और भूमि विकास का कोई इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी कि रॉन्ग ऑप्शन, उन्हें तोड़ना नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन विकास के रूप से करेक्ट नहीं था, तो जो करेक्ट है वही सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं, यानी कि जहाँ पर जिस फैमिली का जो वातावरण है वो प्रजातांत्रिक है, तो उसके जो बच्चे होते हैं उस परिवार के वो किस प्रकार के होंगे? अधिक क्रियाशील और बहुमुखी व्यक्तित्व वाले होंगे, या शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले होंगे, या कम क्रियाशील और कमज़ोर होंगे, या फिर अंतःमुखी? अंतःमुखी तो हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि बच्चों का परिवार क्या है? प्रजातांत्रिक है, यानी कि लोग ज़्यादा हैं और आपस में बातचीत होगी और काफ़ी लोगों से तो काम करने का है, तो कमज़ोर व्यक्ति हो, कम क्रियाशील भी नहीं हो सकते। शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े नहीं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ रहा है इसमें। अधिक क्रियाशील और बहुमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं प्रजातांत्रिक परिवार वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है हमारे पेपर में, यानी कि किसी भी तरह का जो दोष होता है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं वो ग्रस्त होते हैं किससे? डिस्फेजिया से, डिस्फेजिया से, या डिसलेक्सिया से, या डिस्प्रैक्सिया से, या डिसकैलकुलिया से। डिसकैलकुलिया हमारे मैथ रिलेटेड होता है ना, जिसमें गणना वगैरह नहीं कर पाते बच्चे। तो ऑप्शन हमारा थर्ड डिसलेक्सिया हमारा करेक्ट होगा, यानी कि जो मिस प्रिंटिंग हो गया है सेकेंड ऑप्शन पर आ गया है, डिसलेक्सिया हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया में बच्चा पढ़ना लिखना या मात्राओं का ज्ञान इसमें समस्या प्रदर्शित करता है, तो वो डिसलेक्सिया में आएगा। डिसकैलकुलिया ये गणना के लिए होता है, मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधों को ही महत्व देता है? कौन सा सिद्धांत होगा जो बाल विकास के वातावरण के संबंधित जो कारण होते हैं उन पर महत्व दे रहा है? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत? यानी कि जो इसमें से कौन सा सिद्धांत जो है वो बाल विकास के वातावरण संबंधी कारक हैं। तो वातावरण तो होगा हमारा परस्पर संबंध, यानी कि संबंध करेंगे तभी तो वातावरण के आसपास में जो हम किस प्रकार का हमारा संबंध है उसको दर्शा रहा है ना, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत जो होगा वो
वातावरणीय संबंध को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। यानी कि पियाजे के अनुसार वो बोल रहे हैं कि किस अवस्था में जो बच्चा है वो अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें अंतर करने लगता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो सबसे पहले जब बच्चा केवल अपनी वस्तुओं को पहचानने लगे या उसमें अंतर करने लगे तो वो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो क्या दर्शा रही होती है? स्मृति में नई रचनाओं को पुनः स्मरण करने की सहायता करती है, या छात्रों को एक साथ जोड़ने, एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है, या छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है, या छात्रों को स्कूल से बाहर शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है। तो इसमें बाहर किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री का कोई ऑप्शन में नहीं रहेगा करेक्ट, और छात्रों को समूह से में स्कूल छोड़ने वाला ऑप्शन भी रॉन्ग ही रहेगा, या छात्रों के एक साथ जोड़कर साफ सफाई से भी रिलेटेड नहीं है। फिर है, स्मृति में नई रचनाओं को पुनः स्मरण करने की जो में सहायता करती है उसे ही हम निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स व्यूह रचना जो है वो स्मृति में नई रचनाओं को पुनः स्मरण करने में मदद करती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? यानी कि जो इसमें हमें गलत लगे वही ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं वर्ड का यूज़ किया गया है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पर जो जोर नहीं दे रहा हो ऑप्शन वही करेक्ट होगा। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना चाहिए, ये सही है। बालक के मनोविज्ञान को समझना ये भी करेक्ट होगा। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना चाहिए क्या, या फिर बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना चाहिए? हमें मनोविज्ञान को समझना ये भी हमारे उनके विकास या बाल केंद्रित शिक्षा पर ही केंद्रित कर रहा है, लेकिन केवल तथ्यात्मक ज्ञान पर अवगत कराते, यानी कि जो तथ्य है केवल उसे ही उन्हें रटा दिया जाए, केवल उस पर ही जोर देना, ये ऑप्शन विशेषता में नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा के। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। जो नहीं है, जो गलत है वही इसमें करेक्ट है, क्योंकि रॉन्ग आंसर पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है, कई प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, या फिर कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई ग्रुप को होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। या फिर ये इतने लॉन्ग ऑप्शन जो दिए जाते हैं ये बच्चे का समय लेने के लिए किए जाते हैं, बस इन्हें आपको समझना होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार उनके स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, और किंतु यह स्वतंत्र योग्यताओं का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। लेकिन बच्चे का जब भी बुद्धि का विकास हो तो उनका क्षेत्र तो सीमित हो ही नहीं सकता ना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा रिलेट कर रहा है ऑप्शन क्वेश्चन से हमारे। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता, यानी कि सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है और इसमें 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं के बारे में बताया गया है। ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इसका, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप किसी नई कक्षा में गणित शिक्षक के रूप में जाते हैं। कोई न्यू क्लास है, आप वहाँ पर गणित पढ़ाने गए हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षक के लिए निम्न में से क्या आवश्यक करना होगा? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, या फिर अपने वेतन का ज्ञान करेक्ट नहीं होगा, हम बच्चे को अधिगम कराने गए हैं। तो सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, सहकर्मी का तो इससे कोई संबंध ही नहीं रह रहा है। इन सभी का ज्ञान,
तो जब वेतन का ज्ञान गलत ही हो गया, सहकर्मी का ज्ञान गलत, योग्यताओं का ज्ञान भी गलत हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन पहले ही रॉन्ग हो गया है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा रहेगा व्यक्तिक व्यक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है, इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया जो है उसमें क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग वो जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें अध्ययन किस प्रकार का किया जाता है? विषय समस्याओं का, विषय शैक्षिक समस्याओं का, या कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, या शिक्षण समस्याओं का। तो इसमें हम जो अध्ययन करते हैं, जो आवश्यकता होती है वो रहेगी व्यक्तिक विभिन्न कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। विषय समस्याओं का कोई रोल नहीं है, ना ही विषय शैक्षिक समस्याओं का। और इसमें ऑप्शन थर्ड हमारा कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का ज्ञान, करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट, प्रारंभिक कक्षाओं में किसी प्रकार के शिक्षार्थी को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है। यानी कि प्रारंभिक कक्षा में जब हम किसी प्रकार के शिक्षार्थी को जो हस्तशिल्प की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो किस प्रकार की है, या शिक्षा देना किस प्रकार का उपयुक्त है? सामान्य शिक्षार्थियों को, या केवल पिछड़े शिक्षार्थियों को, या मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को, या फिर प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को हमें हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए? तो हस्तशिल्प की शिक्षा हमें पिछड़े शिक्षार्थियों को देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या निहित होता है, क्या होता है? समानीकरण या असमायोजन, संस्थायुक्त शिक्षा या विभाजन। विभाजन गलत, विभाजन नहीं होता जब हम समावेशी शिक्षा ले रहे हैं। ना ही संस्थायुक्त शिक्षा होगी, या ना ही असमायोजन होगा। जब हम समावेशी कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो असमायोजन का काम नहीं है। हमारा ऑप्शन समानीकरण, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नैतिक बुद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? यानी कि इनमें से कौन है जिन्होंने बुद्धि की 3 अवस्थाएं और 6 चरणों को बताया है और उनकी अवधारणा प्रस्तुत की है? कोहलबर्ग ने, प्याजे ने, या फिर एरिक्सन ने, या स्किनर ने? तो इनमें से जिनने भी नैतिक बुद्धि से संबंधित जो भी रहेगा, नैतिक शिक्षा से या सामाजिक से, उसमें कोहलबर्ग ही करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। कोहलबर्ग ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की शिक्षक की, या शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार क्या है? उपयोगिता है, या सहभागिता है, या अभिप्रेरणा है, या योजना है? तो जब कभी भी किसी स्कूल समुदाय की जो सफल आदर्श अधिगम का जो आधार रहता है, वो एक दूसरे की सहभागिता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं आकलन एवं प्रतिपुष्टि के आवश्यक है। यानी कि स्वयं आकलन और प्रतिपुष्टि के लिए क्या आवश्यक या क्या ज़रूरी होता है? केवल अधिगम के परिणाम का आकलन करना, ना कि अनुभवों का। केवल हम क्या परिणाम आ रहे हैं वो आकलन करें, ना कि हमें कितना अनुभव हो गया इसका। फिर नेक्स्ट, रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत ना करते हों, या फिर शिक्षार्थी को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करे, या फिर शिक्षार्थी के साथ अध्यापक कोई अंतः क्रिया ना करने को महत्व दे। तो ऐसी कोई भी, जैसे रिपोर्ट कार्ड से कोई रिलेटेड नहीं है, ना ही अधिगम के परिणाम का आकलन कर रहे हैं हम, अधिगम के और अनुभव पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है। रिपोर्ट कार्ड पर शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत ना करें, ये भी करेक्ट नहीं होगा ऑप्शंस। ऑप्शन थर्ड हमारा, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करें, यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक एक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं, तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। यानी कि जब शिक्षक और शिक्षार्थी जो हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया कर रहे हैं एक दूसरे से, तब किस प्रकार की सीखने की स्थिति होती है?
सतत रूप से या सामान्य रूप से या विभाजित रूप से या घर्षणात्मक रूप से। तो घर्षणात्मक रूप नहीं होगा, न ही विभाजित। विभाजित जब एक दूसरे से परस्पर औपचारिक अनौपचारिक अंतःक्रिया कर रहे हैं तो विभाजित रूप है ही नहीं, या सामान्य रूप भी नहीं है। सतत रूप यानी कि एक दूसरे का औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया कर रहे हैं ना, तो सतत रूप हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है साक्षात्कार से, निरीक्षण से या अनुसंधान से या वैज्ञानिक रूप से। यानी कि विकास की जो शैशवावस्था है उसमें सामवेगिक विकास का अध्ययन हम करेंगे किसके द्वारा? शैशवावस्था में किस प्रकार का हम अध्ययन कर सकते हैं? क्या साक्षात्कार कर सकते हैं? नहीं, इंटरव्यू वगैरह उस समय नहीं हो सकता शैशवावस्था में। निरीक्षण से, अनुसंधान से, उसमें अनुसंधान का काम भी शैशवावस्था में नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक रूप के बारे में भी वो बच्चे इतना नहीं जानते होंगे। फिर तो हम शैशवावस्था में जो हम सामवेगिक विकास का अध्ययन करते हैं वो निरीक्षण के द्वारा करते हैं। निरीक्षण से हम इनका विकास किस प्रकार का हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है, निरीक्षण से।